तो फिल्म की शुरुआत फिल्म की मेन कैरेक्टर रूमी से होती है। रूमी अपनी मॉम के साथ अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है, जिसका खाना बहुत मजे का होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा फेमस, लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं और वो इंटरनेट पर आजकल वायरल भी। इसलिए उसका और उसकी मॉम का इंटरव्यू हो रहा होता है और इस इंटरव्यू में हमें ये भी पता चलता है कि जहाँ ज्यादा लोग इस रेस्टोरेंट को पसंद करते हैं वहीं पर अब ये रेस्टोरेंट बंद, क्योंकि जिस जगह पर ये रेस्टोरेंट है एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मॉल बनाना चाहते हैं। हालांकि ये लोग अपनी जगह सेल नहीं करना चाहते, लेकिन उन लोगों की वजह से इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। यहाँ हमें रूमी के बारे में एक और साइड बात ये पता चलती है कि रूमी की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, वो पढ़ना लिखना चाहती है, यूनिवर्सिटी जाना चाहती है, पर वो ये सारे काम करने के लिए बहुत ज्यादा मजबूर है, क्योंकि बचपन में ही उसके डैड उसकी मॉम को और उसे अकेला छोड़ गए थे। अगर वो पढ़ाई छोड़कर रेस्टोरेंट में अपनी मॉम के साथ काम न करती तो शायद उनके पास अब खाने पीने के लिए भी कुछ ना होता है। अब सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात में कुछ लोग इनके रेस्टोरेंट पर हमला करने के लिए आ जाते। इस टाइम रूमी रेस्टोरेंट के अंदर ही थी और वो रेस्टोरेंट को बंद कर रूमी भी उन बुरे लोगों के हाथ लग जाती है और वो लोग रूमी को बुरी तरह। इस टाइम पर रूमी की मॉम जो उसे रहने के लिए आ रही थी, ये सब देखकर बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती हैं और अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में कुछ ना समझ में आते हुए अपनी ही गाड़ी इन लोगों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करती, लेकिन ये लोग ज्यादा थे। इन लोगों ने रूमी की मॉम को मजबूर कर दिया कि वो अपनी कार को रोकी और फिर रूमी की मॉम को गाड़ी से निकालकर वो उन्हें भी मारने लगी। पहले दूसरे बार के बाद ही रूमी की मॉम फुटपाथ पर जा और सर पर चोट लगने की वजह से उनकी वहीं पर। रूमी जो दूर से अपने आप को बचाते हुए ये सब कुछ देख रही थी, उसे अपनी मॉम को भी मरता हुआ देख लिया था और ये सब देखकर वो टूट भी चुकी थी। सीन कट होता है और हमें एक बिल्कुल ही डिफरेंट सीन दिखाया जाता है। ये सीन है आसमान का, जहाँ से एक मेट्रॉइड उड़ता हुआ जमीन के ऊपर। मेट्रॉइड गिरा था, ये एक पहाड़ी एरिया था और यहाँ पर एक झरना, हम देखते हैं कि मेट्रॉइड से कुछ निकल के उस झरने के अंदर मिक्स हो जाता है। कुछ देर बाद सुबह जाती है और यही पानी सियोक नाम का एक आदमी पी जाता है। पानी पीने के बाद सियोक के पेट में दर्द तो होता है, लेकिन वो इस सब को इग्नोर कर देता है क्योंकि इस टाइम उसका ड्यूटी पर जाना जरूरी था। पता चलता है कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था और एक ईमानदार सिक्योरिटी ऑफिसर तो बिल्कुल ना तो अपनी ड्यूटी अच्छी से करता था और ना ही यहाँ की चीजों का ख्याल अच्छे से रखता। ख्याल तो रखना दूर की बात, वो खुद ही लोगों का सामान चुरा लिया करता था और इस चक्कर में उसे यहाँ के ऑनर से बहुत ज्यादा डांट भी पड़ा करती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था और अपने क्लीग्स को भी ऐसा ही करने का मशवरा देता था। अब उसकी जब फीमेल क्लीग उसी की तरह हरकतें करने की कोशिश करती है, यानी चोरी वगैरह करने की कोशिश करती है, तो बेचारी पकड़ी जाती है। अब यहाँ सियोक उसकी मदद करने के बजाय खुद यहाँ से भाग जाता है, अपना मुंह छुपाते हुए कि कहीं वो ना फंस जाए। अब वो एक कन्वीनियंस स्टोर जाकर अपने लिए ड्रिंक ले लेता है और जैसे ही ड्रिंक को पीता है तो दोबारा उसके पेट में उतना ही शदीद दर्द होता है जितना शदीद दर्द उसे सुबह में हुआ था। उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए उसने अपनी मुट्ठी बंद कर दी और अब जैसे ही उसने मुट्ठी खोली तो यहाँ पर एक बहुत ही अजीब काम हुआ। उसके इर्द गिर्द जितनी भी छोटी बड़ी चीजें थी वो सारी अपनी जगह से उठकर दूर गिरी और ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ सियोक को ये समझ नहीं आई थी, लेकिन स्टोर का ओनर ये सब देखकर सियोक से घबरा जाता है और उसे यहाँ से भेज। अभी जो कुछ सियोक के साथ हुआ था उस पर उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो घर आया, लेटकर उसने सिगरेट मुंह में लगाई और उसे जलाने के लिए लाइटर, अब लाइटर उसके हाथ से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन उस लाइटर तक पहुंचने के लिए भी उसने हिलने की जरूरत महसूस नहीं की। उसने लाइटर के करीब हाथ का इशारा करके रखा, ऐसे जैसे लाइटर खुद ही उसके पास आ जाएगा, और ऐसा हुआ भी। एकदम से लाइटर उड़कर उसके हाथ में आ गया और इस मर्तबा उसे पहली मर्तबा शौक लगा कि ये उसके साथ क्या हो गया। वो एक मर्तबा उठकर भी बैठ गया था, उसने सोचने की कोशिश भी की कि ये सब उसके साथ क्या हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद मैंने ड्रिंक की हुई है और ये सारा उसी का असर है, उसे हेलुसिनेशन हो रही है। इसीलिए इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए वो तो सिगरेट ऑन कर लेता है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। असल में सुबह में जो उसने पानी पिया था उसके अंदर मेट्रॉइड की कुछ पावर्स आ गई थी और उन्हीं पावर्स की मदद से अब वो बैठे बैठे अपने दिमाग के जरिए किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता था और दुनिया का हर वो काम कर सकता था जो इंसानों के लिए पॉसिबल। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाए तो उसके अंदर साइकोकाइनेसिस की पावर आ गई थी, लेकिन वो नहीं जानता कि अब वो इस साइकोकाइनेसिस से क्या क्या कर सकता। अभी भी अपनी सोचों को साइड पर रखते हुए वो दोबारा से लेट जाता है और तभी उसे किसी की कॉल आती है। फोन को देखकर वो इस तरह चौंक गया जैसे उसे किसी पुलिस की कॉल आई हो, पर यह कॉल उसे उसकी बेटी ने की थी, जो उसे एक बुरी खबर ये देती है कि उसकी वाइफ मर चुकी है। दूसरी तरफ हमें फोन मरी लड़की को दिखाया जाता है और पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि रूमी, यही वो इंसान था जो रूमी और उसकी मॉम को 10 साल पहले अकेला, इसीलिए वो रूमी की कॉल आने पर बहुत ज्यादा और अपनी वाइफ के मरने पर तो सुबह होते ही वो रूमी की मॉम के फ्यूनरल के लिए चला जाता है, जहाँ सभी रूमी के जानने वाले उसे देखकर हैरान होते हैं। यहाँ तक कि वो तो खुद भी रूमी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि रूमी को छोड़ जाने के बाद उसने कभी रूमी को देखने की कोशिश भी नहीं की थी।
हाँ अलबत्ता रूमी ने उसे पहचान लिया था और अब रूमी उससे बात करने लगी थी। इससे पहले कि ये लोग कुछ बोल पाते बात कर पाते, यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने रात में रूमी की मॉम को किया था। उन्हें देखकर रूमी बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है और वो इन लोगों को मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ती ही है। लेकिन यहाँ रूमी का एक लॉयर दोस्त उसे कुछ भी इलीगल करने से रोक रहा था, क्योंकि इनका इरादा था इस कंपनी पर केस कर। उस कंपनी का मैनेजर अब रूमी से कहता है कल जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक कार एक्सीडेंट था, उसमें हमारी कोई गलती नहीं, फिर भी हम लोग तुम्हें पैसे देने आए हैं तुम्हारी मॉम की मौत के बदले। ये सुनकर तो रूमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या उसकी मॉम की जान की कीमत कुछ पैसे थे? वो पैसों को उठाकर उन्हीं के मुंह पे मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें कोर्ट में मिलूं। असल में ये लोग पैसे देने नहीं आए थे, बल्कि रूमी को ये पावर करवाने आए थे कि उन्होंने रात होने वाले पूरे केस को बदल दिया था और कार एक्सीडेंट दे दिया था। लेकिन रूमी भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। योग जो दूर खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था, उसे अब अपने किए पर और अपनी फैमिली को छोड़ जाने पर पछतावा होने लगा था। वो पहली मर्तबा देख रहा था कि पीछे से उसकी फैमिली ने क्या कुछ सहा। अभी तक तो वो ये भी नहीं जानता था कि ये सब चल क्या रहा। वो रूमी के लॉयर दोस्त थे, ये सारे मामला पूछने लग जाता है। इसीलिए वो लॉयर सियोक को उनके रेस्टोरेंट पर लेकर आता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट तो पूरी तरह टूट चुका था और ये काम भी उन्हीं लोगों का था। वो बताता है कि रूमी आप लोगों के जाने के बाद ये रेस्टोरेंट चलाया करती थी और फ्राइड चिकन बेचा करती थी, जिससे इनकी फैमिली अपना गुजारा कर रही थी। पर फिर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस जगह को चूज कर लिया एक बहुत बड़ा मॉल बनाने के लिए, और ये लोग फिर रूमी और रूमी की मॉम के पीछे पड़ गए। अब क्योंकि रूमी और रूमी की मॉम ये रेस्टोरेंट खाली नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए जब उन्होंने इस रेस्टोरेंट को जबरदस्ती खाली करवाने की कोशिश की तो इस सब में रूमी की मॉम मारी गई। ये सब चीजें सुनकर सियोक को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। उसे बाहर जाकर गुस्से में जैसे ही मुट्ठी बंद करते हुए हाथ हिलाया तो आसपास पड़ा हुआ सारा कचरा उसके इस हाथ के इशारे से दूर चला गया। और ये देखकर उसे ये एहसास कंफर्म हो जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई तो सुपर पावर आ गई है। अब ये किस तरह की पावर थी, कैसे आई थी, वो इन सब के बारे में सोचते सोचते ही घर भी चला गया। उसे ख्याल आया कि जब भी गुस्से में वो जो कुछ सोचता है वही हो जाता है। तो अब वो यहाँ पर बैठ के ये सोचता है कि इसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो हवा में उड़कर घूमने लग जाए। तो उसके सोचते ही यहाँ पर सारी चीजें उठकर हवा में घूमने भी लग जाती हैं। और ये देखकर तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। समझ तो उसे आ गई थी कि उसके पास एक पावर है, अब इसका कैसे इस्तेमाल करना है और इसके इस्तेमाल करके पैसा इसे कैसे कमाना है वो उसे नहीं पता था। एक फ्रेंड से बात करते हुए उसे पता चलता है कि पास के होटल में एक मैजिशियन है जो बिना चीजों को हाथ लगाए चीजों को हवा में उड़ाकर बहुत सारे पैसे कमाता है। ये तो वो भी कर सकता था, इसीलिए वो भी फौरन उसी होटल में जाकर अपना भी नाम लिखवा, और उसे पता चलता है कि पर शो के उसे 1 मिलियन यौन मिला करेंगे। बस फिर क्या था, उसकी तो लाइफ सेट होने वाली थी। वो अब बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद वो खुशी खुशी रूमी के पास जाता है ताकि वो उसे अपने घर ले आए। वो रूमी को उसका पुराना एरिया छोड़ने को कहता है और बताता है कि उसे अब ऐसी जॉब मिली है जिसकी वजह से उनकी लाइफ के सारे मसले खत्म हो जाएंगे और रूमी अब कॉलेज भी जा पाएगी। रूमी उससे जब जॉब के बारे में पूछती है तो वो सच सच बता देते हैं कि उन्हें एक मैजिशियन की जॉब। एक्साइटमेंट में वो तो उसे अपना मैजिक भी करके दिखाते हैं, जो मैजिक नहीं दरअसल उसकी सुपर पावर्स थी। उसकी इन हरकतों से रूमी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो उसके साथ जाने से मना कर देती है और कहते हैं कि जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपने मुझे छोड़ दिया और इन्हीं लोगों ने सहारा दिया, और अब आप चाहते हैं कि मैं इन सब लोगों को छोड़कर आपके पास आ जाऊं। ऐसा मैं कभी नहीं कर, मैं इसी एरिया में रहूंगी इन्हीं लोगों के साथ, इन्होंने मुझे बड़ा होने में और आज तक जो मैं हूँ वो बनने में मदद की। सियोक उसे समझाने की कोशिश करता है। सियोक अब रूमी को समझाने की कोशिश करता है कि मैं कभी भी तुम्हें या तुम्हारी मॉम को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, मैं ही तो तुम दोनों से सबसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन मेरा यकीन उस टाइम तुम लोगों को छोड़कर जाना मेरी मजबूरी थी और तुम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए भी वो सब जरूरी था। उस टाइम मुझे बिजनेस में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था और पैसे लेने वाले मेरे पीछे लग गए थे, वो मुझे मारना चाहते थे। अगर मैं तुम लोगों को छोड़कर यहाँ से ना भागता तो वो लोग जरूर तुम लोगों को भी नुकसान पहुंचा देते, और मैं ये किसी भी कीमत पर होने नहीं देने। अभी भी इस सारी कहानी पर बिलीव नहीं करती और अपने डैड को डांट कर यहाँ से भेज देती है। दुखी सियोक जब बाहर जाता है तो नोटिस करता है कि उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग यहाँ पर खड़े हुए थे बहुत सारी गाड़ियां लेकर, और उन सारी गाड़ियों के अंदर बुरे लोग थे, हाथों में हथियार लिए। उसे साफ नजर आ रहा था कि ये रूमी को मारना। उसे कुछ भी करने से पहले वो सारे लोग जल्दी से रूमी तक पहुंच भी जाते हैं और दोबारा उसके होटल पर हमला करने लगते हैं। रूमी के आसपास के लोग भी रूमी को बचाने की कोशिश करते हैं, और ठीक उसी टाइम पर सियोक भी अपनी बेटी को बचाने के लिए आ जाता है। अपनी साइकोकाइनेसिस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो इन लोगों को बिना हाथ लगाए इतनी बुरी तरह मारता है कि सब लोग उससे डर कर भाग जाते। पर किस्मत आज इन लोगों की बहुत बुरी चल रही थी। इस एरिया से भागने से पहले पुलिस भी यहाँ पर पहुंच जाती है और सभी लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि ज्यादा मार तो उस कंपनी के लोगों को पड़ी थी, इसीलिए वो सब लोग मिलकर सियोक की शिकायत करते हैं
पर कैमरे में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था कि सियोक ने किसी को मारा, इसीलिए सियोक और उसकी पूरी टीम को छोड़ दिया जाता है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं और सियोक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाते हैं। रूमी की कम्युनिटी के सभी लोग अब सियोक को अपना भी बना लेते हैं और उसे अपने साथ रहने को भी कहते हैं। सियोक भी मान जाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अब अपनी बेटी को छोड़कर गया तो उसकी बेटी कभी उस पर एतबार नहीं कर पाएगी और अब उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसकी बेटी को ही बचाना रह गया था। वो लोग दोबारा ना आ सके और उनकी इस एरिया को नुकसान ना पहुंचा सके, इसीलिए रात में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पूरे शहर से ऊट पटांग की लोहे की चीजें उठाकर वो इस एरिया के बाहर एक बड़ी सी दीवार पे, और फिर अगली सुबह हमें फाइनली उस कंपनी की ऑनर को दिखाया जाता है जो इस एरिया का कब्जा लेना चाहती थी। इस लड़की का नाम होंग था और अब वो अपने मैनेजर पर गुस्सा हो रही थी कि अभी तक उन्होंने उस जगह को खाली नहीं करवाया। वो तो उसे अपने लोगों से बहुत ज्यादा मार भी पड़वा देती है और फिर वो मैनेजर उसे बताता है कि असल में वहाँ पे सियोक नाम का एक आदमी है, उसके पास सुपर पावर्स हैं। वो हमें वहाँ पर बहुत मारता है और वहाँ से निकाल देता है और क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो कभी नजर नहीं आता तो पुलिस उसके खिलाफ कुछ करती भी नहीं है। होंग कहती है ठीक है उसका मैं कुछ करती हूँ, तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो। अब वो सियोक को एक झूठी चोरी के इल्जाम में पकड़वा देती है और खुद उससे जेल में जाकर मिलती है। वो उसे एक वीडियो दिखाती है जो उसने उसके खिलाफ वायरल कर दी थी। इस वीडियो में वो अपनी सुपर पावर्स का यूज करते हुए होंग के आदमियों को मार रहा था। इस वीडियो के वायरल होने की वजह से न्यूज में भी सब लोग उसके बारे में बात करने लगे थे, यहाँ तक के साइंटिस्ट और पुलिस वाले भी। कुछ लोगों को तो लग रहा था कि वो नॉर्थ कोरिया का एक जासूस है और उस पर नॉर्थ कोरिया के साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर उसे ऐसा बनाकर भेजा। ये सारी खबरें सुनकर तो वो खुद भी डर जाता है। वो जानता था कि अगर इन सब लोगों ने उसे जासूस समझ लिया तो उसे फौरन मार दिया जाएगा। अब होंग उससे कहती है देख लो तुम्हारी जान और तुम्हारी आजादी दोनों, अगर तुम मेरी बात मानोगे और मेरे लिए काम करना शुरू कर दोगे तो मैं तुम्हें बचा भी सकती हूँ जिस तरह मैंने तुम्हें फंसाया, लेकिन अगर तुम मेरे खिलाफ चलते रहे तो मुझे तुम्हें मरवाने में देर नहीं लगी। कहने के बाद वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर वहाँ से चली गई। सीन कट होकर अब हमें रूमी के रेस्टोरेंट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूमी के रेस्टोरेंट के साथ इर्द गिर्द के सारी दुकानों को खाली करवाने के लिए पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम आ। पुलिस से डरकर ये लोग भागते नहीं बल्कि पुलिस से ही लड़ने का फैसला उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है जो सियोक ने बनाई थी और ये लोग उसी दीवार के पीछे से पुलिस के ऊपर हमला। यहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, इतनी कि ये सारा प्रोटेस्ट टीवी पर भी आने लग जाता है। सियोक जिसे अब एक दूसरे सेल में लेकर जाया जा रहा था वो टीवी पर जब ये सारी न्यूज देखता है तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो यहाँ जेल में बंद हुआ क्या करे। एकदम से उसे ख्याल आता है उसके पास तो सुपर पावर्स हैं, उन्हीं सुपर पावर्स से वो अपने आप को यहाँ से आजाद भी कर सकता था। ये सोचती वो जब अपनी हथकड़ियों को देखता है तो अचानक से उसकी हथकड़ियां टूट जाती। एक स्टेप तो उसने पार कर लिया था और इस सारे प्रोसेस में जो सबसे जरूरी चीज थी वो हिम्मत दिखाना थी, वो भी उसने कर ली थी। तो आगे की सारी चीजें आसान थी। अगली मर्तबा वो जेल की सलाखें तोड़ता है और फिर जेल की दीवार तोड़ते हुए यहाँ से भाग जाता है। अब उसे ख्याल आता है कि जो भी वो सोचता है वैसा होने लग जाता है। क्या पता वो ये सोचे कि वो उड़ सकता है तो वो उड़ने भी लग जाए। एक मर्तबा, दो मर्तबा, काफी मर्तबा कोशिश करने पर तो वो उड़ नहीं पाता, थोड़ा थोड़ा उड़ता है, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता, कभी कभार गिर भी जाता है, लेकिन फिर फाइनली उसे अपने आप को स्टेबल करना चाहता है और फिर वो झट से उड़ते हुए अपनी बेटी के पास पहुंच जाता है उसकी मदद करने के लिए। यहाँ रूमी और उसके सभी साथी एक छत पर पहुंच गए थे पुलिस वालों से बचने के लिए और पुलिस के लोग भी उन तक पहुंचने के लिए एक कंटेनर के अंदर बैठकर उस कंटेनर को क्रेन के जरिए छत के ऊपर पहुंचाते। कंटेनर जैसे ही ऊपर पहुंचा तो पुलिस वालों ने निकलकर रूमी और उसके सारे साथियों पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि ज्यादा कुछ बुरा हो जाता सियोक यहाँ पर पहुंचकर अपनी पावर्स से सब लोगों को बचाना शुरू कर देता है और फिर पुलिस वालों से लड़ना भी शुरू करता है, लेकिन पुलिस वाले अब उसे ही गिराकर मारने लग जाते हैं और फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी इर्द गिर्द के सभी पुलिस ऑफिसर्स को दूर फेंक देता है और खड़ा हो जाता है। उसे अभी तक रूमी कहीं नजर नहीं आई थी। टेंशन में उसने देखा कि रूमी दूर उस कंटेनर के ऊपर चढ़े हुए उस कंटेनर से गिरने वाले एक पुलिस ऑफिसर को बचाने की कोशिश कर रही है। उसे अपनी बेटी की हिम्मत पर बहुत प्यार आता है और अपनी बेटी की हेल्प करने के लिए वो इस कंटेनर को अपनी पावर्स से इसी छत के करीब खींचने लग जाता है, लेकिन ये कंटेनर बहुत ज्यादा इसे कंट्रोल करते हुए उसका दिमाग हिल गया था, उसके नाक से खून भी आने लगा था, यहाँ तक कि वो हिम्मत हार कर वहीं पर गिर भी। अब वो जो कंटेनर को कंट्रोल कर रहा था उसका कंट्रोल किया हुआ कंटेनर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इतनी जोर से हिलता है कि उसमें बैठी हुई रूमी अपने आप को बचा नहीं पाती और नीचे गिर जाती। एक मर्तबा को तो वो ये सब देखते देखते शॉक हो गया। उसे लगा
कि अब दोबारा जिंदगी ने उसे उसकी बेटी से मिलवाकर छोड़ दिया। लेकिन अगले ही पल उसे उम्मीद जागी कि वो अपनी बेटी को बचा सकता है। वो उड़ते हुए नीचे गया और ठीक अपनी बेटी के गिरने से पहले उसने अपनी बेटी को कैच कर लिया और बचे। सब करने के बाद वो ऐसे खुश था जैसे उसे पूरी दुनिया दोबारा मिल गई हो। बेटी को कहता भी है, देखो दोबारा तुम्हें खोने नहीं दिया, मैंने तुम्हें बचा लिया। यहाँ पर सभी लोग उसे देखकर खुश तो हो जाते हैं, लेकिन तभी वो सामने देखता है कि पुलिस की एक पूरी फौज उसे मारने के लिए खड़ी हुई थी। वो समझ गया कि अगर वो यहाँ खड़ा रहा तो पुलिस होंग के कहने पर उसे पकड़ने के लिए यहाँ सभी लोगों की जान को खतरे में डाल देगी। इसीलिए वो खुद ही अपने आप को सरेंडर कर देता है। लेकिन जाने से पहले वो होंग के मैनेजर को मारना नहीं भूलता। अब क्योंकि उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था तो उसे अब उसके क्रिमिनल एक्ट के बदले थोड़ी सी ही सजा सुनाई जाती है और 4 साल बाद वो अपनी सजा को पूरा कर कर बाहर भी निकल आता है। आज उसे लेने के लिए उसका और रूमी का लॉयर ही आया था, जिससे वो अब रूमी के बारे में और रूमी के रेस्टोरेंट के हालात के बारे में सब कुछ पूछ रहा था। और यहाँ उसे शॉकिंग बात ये पता चलती है कि रूमी ने तो लॉयर से शादी कर ली थी। एक मर्तबा के लिए तो सियोक गुस्सा होता है, पर वो अपने गुस्से को पी जाता है क्योंकि लॉयर है। अब ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह के लिए वो सारी लड़ाई हो रही थी। यहाँ पर ना तो रूमी का रेस्टोरेंट था और ना ही होंग का बनाया हुआ कोई मॉल। उस झगड़े की वजह से गवर्नमेंट ने ये जगह किसी को भी नहीं दी थी, लेकिन रूमी ने एक और जगह अपना रेस्टोरेंट बना लिया था और वो पहले की तरह ही बहुत अच्छा चल गया था। इस टाइम रूमी अपने डैड को देखकर यहाँ पर खुश हो जाती है और सियोक ये देखकर खुश हो जाता है कि रूमी ने अपने इस नए रेस्टोरेंट का नाम सुपर चिकन रखा था और उस पर उसकी पिक्चर भी बनाई हुई थी। रूमी अपने डैड को देखकर उसे काम पे लग जाने का इशारा करती है और सियोक भी अब अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सभी को बियर्स हवा में उड़ाकर सर्व करता है। सभी ये ट्रिक देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ऐसे ही सभी को यहाँ एंजॉय करता हुआ दिखाते हुए यहाँ इस मूवी की हैप्पी। तो तुम मेरी वीडियो अमर कर दो, 1 मिलियन का टारगेट है, पूरा वो कर दो तुम